स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ्स की टीचिंग मेथड जो लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ अलग लगेगी लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पूरा डिटेल में है। और अभी आपके पास टाइम है, यदि लिखना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक के लिख भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अपन गणित का इतिहास। सबसे पहले देखते हैं गणित का इतिहास क्या है। तो इतिहास गणित में सबसे पहली शाखा जो है गणित की अंकगणित है, जिसके साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। वर्तमान स्वरूप का प्रचलन वैदिक युग से माना जाता है और अंकगणित को हमेशा दाएं से बाएं ओर पढ़ा जाता है। ये बात ध्यान रखना, अंकगणित को हमेशा दाएं से बाएं ओर पढ़ा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए दाएं से पढ़ेंगे, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से। और भारत के अंकगणित के क्षेत्र में दार्शनिक प्रणाली की देन मानी जाती है। यानी दार्शनिक प्रणाली जो है, जिसको दशमलव पद्धति भी कहते हैं, भारत की देन है। इसमें संख्या 0 से 9 तक होती है और इन संख्याओं का आधार, ये पूछा हुआ है फ्रेंड्स, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इन दार्शनिक प्रणाली या दशमलव पद्धति में संख्याओं का आधार क्या होता है। तो आधार होता है 10। कि जैसे ये 7 है तो 7 को लिखेंगे 7 × 10 की पावर 10। यदि 4 को लिखना है तो इसको लिखेंगे 4 × 10 की पावर 1। 1 को 1 × 10 की पावर 2। यानी जितने अंक आगे हैं 10 के आगे ऊपर उतनी ही पावर लगेगी। फिर देखिए, अरबी लोग इन संख्याओं को हिंदसा कहते हैं। अरबी लोग इन संख्याओं को हिंदसा कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग इन संख्याओं को हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर कहते हैं। इसके बाद में देखिए हिंदू अरेबिक नंबर कौन से हैं? 1 2 3 जो अपन नॉर्मल यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा जाता है। और रोमन संख्या में आप सबको पता है इस तरीके से लिखते हैं। रोमन संख्या में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो सीटेट में आया था। इसकी एक कमी होती है कि रोमन संख्या से स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते, यानी स्थानीय मान नहीं बता सकते अपन रोमन संख्या से। अब अंकगणित के बाद में दूसरी शाखा है रेखा गणित। रेखा गणित उत्तर वैदिक काल में इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था और शूल शास्त्र में रेखा गणित का उल्लेख होता है। रेखा गणित का उल्लेख किस शास्त्र में है? शूल शास्त्र में। और शूल का मतलब होता है यहाँ पे रस्सी। आपस्तव, कात्यायन और बोधायन तीनों इस काल के महान गणितज्ञ हैं। जो बोधायन थे उनको पाइथागोरस से पहले ही बोधायन प्रमेय को ज्ञान था। इस जो बोधायन प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका ज्ञान था फ्रेंड्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शाखा आती है बीजगणित। बीजगणित का सर्वप्रथम उल्लेख भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एक बार पूछा जा चुका है कि बीजगणित का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ से मिलता है। और भगवती सूत्र ग्रंथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। आगे चौथी शाखा आती है अपनी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसमें ट्राई का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्राई का मतलब 3, ग्नो का मतलब भुजाओं और मेट्रो का मतलब माप से है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज है ये, और त्रिभुज की सर्वसमीकाएं इसमें हल की जाती है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके जन्मदाता है हिप्पोरकस। और अगली शाखा है अपनी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जन्मदाता पूछे तो है गॉटफ्राइड एकेनवाल। अब देखिए, इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन कौन है? तो इसमें पहला है अपना आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम, इनका जन्म कुसुमपुर बिहार में हुआ था। आर्यभट्ट नामक इसकी प्रसिद्ध गणित
ग्रंथ की रचना, यानी सबसे पहले इसने कौन से ग्रंथ की रचना की, तो आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। सूर्य केंद्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था, जिसे शून्य सिद्धांत भी कहते हैं, आर्यभट्ट प्रथम ने ही किया था। पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये भी बात किसने बताई, आर्यभट्ट प्रथम ने ही बताई है। ये सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत के द्वारा बताया था। और पृथ्वी की परिधि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में भी किसने बताया था, सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने ही। और पाई के सर्वप्रथम शुद्ध मान की गणना आर्यभट्ट ने की थी, जिनके अकॉर्डिंग पाई बराबर होता है 3.1415। और इन्होंने एक बात बताई थी कि एक वर्ष में 365.2586805 दिन होते हैं। आर्यभट्ट द्वितीय ने पाई का मान बताया था, पाई बराबर 22/7। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आर्यभट्ट प्रथम ने बताया था 3.1415 और आर्यभट्ट द्वितीय ने बताया है पाई का मान 22/7। और आर्यभट्ट द्वितीय ने ही महासिद्धांत ग्रंथ गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान बताया था। भारत ने अपना कृत्रिम उपग्रह 1975 में प्रक्षेपित किया था, जो किसके नाम से था, आर्यभट्ट के नाम से। अरबी लोग आर्यभट्ट को अजरमर के नाम से भी पुकारा करते थे। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अरबी लोग इसको क्या कहते थे, अजरमर की उपाधि इसको दी हुई थी। फिर है नेक्स्ट ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त राजस्थान के भीलमाल से, जो कि जालोर में है, जन्मे थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की नामक पुस्तक भी लिखी थी। शून्य की परिभाषा भी किसने दी, ब्रह्मगुप्त ने ही। और शून्य का अर्थ इन्होंने बताया था खालीपन। अंक तारा सिद्धांत भी किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भी ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और इन्होंने पाई का मान बताया था √10। अब देखिए, पाई का मान आर्यभट्ट प्रथम ने तो बताया था 3.1415 और आर्यभट्ट द्वितीय ने बताया था 22/7 और ब्रह्मगुप्त ने बताया है √10। अगला जो नेक्स्ट है वो है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य कर्नाटक प्रांत से रहने वाले थे। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी त्रिशतिका, इसको याद रखना। और प्रसिद्ध ग्रंथ है न्यायकंदली। द्विघात समीकरण दिया था इन्होंने। और इनकी जो अंक गणित है इसको अरब में हिसाबुल तख्त के नाम से अनुवाद हुआ था। और इनकी द्विघात समीकरण क्या थी, ax² + bx + c = 0, जिसमें x की वैल्यू कितनी होती है, -b + -√b² - 4ac/2a। नेक्स्ट अपना जो महान गणितज्ञ है वो है भास्कराचार्य। ये जो विश्व के विदर्भ नगर बीजापुर में जन्मे थे। और गणित की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता है। इसके 4 भाग है। अब इसमें जो 4 भाग में पहला भाग है उसका नाम है लीलावती गणित, और ये पूछा गया है एचटेट में। ये अंक गणित से संबंधित थी और इसी को ही कहते हैं पाटीगणित। और फ्रेंड्स, ये लीलावती जो है वो भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, इसीलिए इसको रखा गया लीलावती। ये पूछा गया पाटीगणित किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, लीलावती गणित को। फिर दूसरा भाग है इसका बीज गणित, और तीसरा भाग है गोलाध्याय, जो कि किससे संबंधित है, रेखा गणित से संबंधित है। और चौथा जो है वो है ग्रह गणित, जिसमें ज्योतिष गणना से संबंधित है। गोले का क्षेत्रफल, आयतन के सूत्र और अनंत की जानकारी इन्होंने ही दी थी। और भास्कराचार्य को धरणिकात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। धरणिकात्मक सिद्धांत क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, इसका ज्ञान न्यूटन से पहले इसको था, भास्कराचार्य को। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी थी भास्कराचार्य ने। तो इसको कहा गया धरणिकात्मक सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट आए थे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ये पुरी के शंकराचार्य रहे हैं। वैदिक गणित के प्रतिपादक भारती कृष्ण तीर्थ है। किसके, वैदिक गणित के प्रतिपादक पूछे तो कौन है, भास्कराचार्य।
वैदिक गणित को मानस गणित भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा चुका है एक बार कि वैदिक गणित को क्या कहते हैं, मानस गणित भी कहते हैं। इस गणित में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है। जटिल गणनाएं जो है उनको आसानी से हल करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और एक पुस्तक है गणित सार संग्रह, जिसके लेखक है महावीराचार्य जी, और ये पूछा गया है यूपी टेट में। फिर देखिए नेक्स्ट है रामानुजन आयंकर, जो कि आधुनिक गणितज्ञ है। इन्होंने जादुई वर्गों की खोज की थी। 0/0 यानी सेम संख्या का सेम संख्या में डिवाइड करने से 1 नहीं आता हमेशा। ये बात भी किसने बताई थी, रामानुजन आयंकर ने ही बताई थी। फिर इनके द्वारा खोजे गए जादुई वर्ग है, एक तो है 1729, जो कि 1728 प्लस 1 यानी 12 का क्यूब और 1 का क्यूब है, उनका योग होता है। और यही 1729 जो है वो 10 का क्यूब और 9 का क्यूब जो होता है उसका योग होता है। ये पूछे नहीं जाते हैं कभी। फिर है 91 जो है वो 4 का और 3 का क्यूब का प्लस है, और 91 साथ में 6 का क्यूब प्लस में -5 का क्यूब, उसका यदि ऐड करें तो भी 91 ही आता है। और रामानुजन आयंकर है, उनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था, और इसीलिए 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, गणित दिवस मनाते हैं। गणित का स्वर्ण काल पूछे तो कौन सा है, मध्यकाल और गुप्त काल है। और एक अपनी गणित की पुस्तक है गणित कौमुदी, जिसके रचयिता कौन है, पंडित नारायण। और रामानुजन आयंकर जो है इसके मूक थीटा फंक्शन जो है, इस पर सारा काम मृत्युशैया पर ही हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ विदेशी गणितज्ञ। विदेशी में सबसे पहला है पाइथागोरस। इन्होंने सम और विषम संख्याओं का विभाजन किया था। और पाइथागोरस प्रमेय जो दी इन्होंने ही दी थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको बोधायन प्रमेय भी अपन कहते हैं। पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। और एक आता है अपना गणितज्ञ गाउस, जिन्होंने संख्याओं का योगफल का सूत्र दिया था, n × n+1/2। ये सूत्र गाउस ने ही दिया था। और एक बात और बता दें, गाउस से रिलेटेड एक डेफिनेशन आएगी, जिसमें गणित को गाउस ने क्या कहा है, विज्ञान की परी कहा है। इसको गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। इसको गणित का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर है यूक्लिड जो है, इसने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट के रचयिता थे। और एलिमेंट में 74वें नंबर की जो प्रमेय है वो थी पाइथागोरस प्रमेय थी। और इन्होंने ही सर्वांग क्षमता, समानता, बीजगणित सर्वसमीका, क्षेत्रफल, वृत्त, समानुपात, ठोस ज्यामिति, इनकी जानकारी दी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ वाक्य बोलूँगी और इसमें से आप ये बताना है कि किसमें गणित का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पहला वाक्य है कि वह मेरे से 20वें क्रम पर खड़ा है। दूसरा है रेखा से आगे कोई नहीं है। तीसरा है छत के ऊपर पानी की टंकी रखी है। अगला है इस पात्र में 5 लीटर पानी और आ सकता है। नेक्स्ट है टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। नेक्स्ट है वह उसके बाईं ओर खड़ा है। अब फ्रेंड्स इसमें आप बताइए कि कौन कौन से वाक्य जो है उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपना कौन कौन से वाक्य हैं जिसमें गणित का प्रयोग हुआ है। अब देखिए मैं बताती हूँ कि उपयुक्त सभी उदाहरण गणित से ही संबंधित है और सारे गणित को व्यक्त करते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें फर्स्ट में देखिए क्रम बताया है, तो इसका मतलब गणित में क्रम का जिक्र भी होता है। दूसरा है आगे कोई नहीं है, आगे भी क्या है, स्थान है, यानी स्थान का विज्ञान भी है। ऊपर ये भी स्थान हो गया। 5 लीटर पानी ये तो गणित का है ही। नीचे बाईं ओर यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो भी है वो क्या है, गणित के ही एग्जाम्पल्स है। फिर देखिए गणित गणनाओं का शास्त्र है। गणित
गणनाओं का शास्त्र है, यानी इसमें गणनाएं की जाती है। और गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसमें गणना की क्या होती है, प्रधानता होती है। नेक्स्ट है गणित जो है वो संख्याओं और स्थान के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। स्थान के और संख्याओं के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। समानता, तुलना करना, अंतर करना, संबंध स्थापित करना आदि गणित के ही द्वारा संभव है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह, संकेत आदि का विज्ञान है, यानी गणित में अंकों का भी यूज़ होता है, अक्षरों का भी यूज़ होता है, चिन्हों का भी यूज़ होता है और संकेतों का भी यूज़ होता है। गणित के द्वारा दिशा व स्थान का बोध होता है। गणित के द्वारा दिशा और स्थान यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सारे जो है उसका यूज़ किस में होता है, गणित में होता है। अब देखिए एक परिभाषा आती है कि गणित वह मार्ग है जो मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को विकसित करता है। अब इसमें इसने क्या कहा है, किसने दी है, जॉन लॉक ने दी है। अब देखिए कैसे गणित वह मार्ग है जो मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को विकसित करता है। तो इसको आप ऐसे ही भी याद रख सकते हैं कि मन और मस्तिष्क में जो तर्क करने की आदत है उसको लॉक कर दो। मन और मस्तिष्क में जो तर्क करने की आदत है उसको लॉक कर दो, या फिर इतना भी रख लो कि मन मस्तिष्क को लॉक करना है, मन मस्तिष्क को लॉक करना है। इससे आपको ये डेफिनेशन याद रहेगी। अब देखिए गणित की प्रकृति के बारे में जानते हैं। गणित की प्रकृति कैसी है, तो देखिए पहला कि गणित के नियम, सूत्र और सिद्धांत, परिभाषाएं सार्वभौमिक और सर्वमान्य और संदेह रहित होती है। सार्वभौमिक, सर्वमान्य और संदेह रहित, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे यदि 2 + 2 4 है तो अमेरिका में भी 4 होगा, चीन में भी 4 होगा, पाकिस्तान में भी 4 होगा। यानी जो गणित में यहाँ पे है वो सर्वमान्य है, सार्वभौमिक है और संदेह रहित है, यानी इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और स्पष्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गणित की प्रकृति है यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और स्पष्ट। ये चारों ऑप्शन में आएंगे। इन तीन ये एक दे दे, 3 दे देंगे और एक अलग दे देंगे। जैसे इसमें पिछली बार पूछा गया था कि यथार्थ, क्रमबद्धता और तार्किकता और सरलता, ये पूछा गया था। तो इसमें से ये 3 दे दिए और एक अलग दे दिया। तो इस प्रकार आपको चारों याद रखने हैं कि गणित का ज्ञान यथार्थ भी होता है, यानी शुद्ध होता है, सही होता है। इसमें क्रमबद्धता भी पाई जाती है, तार्किकता भी पाई जाती है और स्पष्टता भी पाई जाती है। इसके बाद में देखिए गणित अमूर्त है, यानी गणित हमें दिखाई नहीं देता। यदि मैं कहूँ 2 + 2 तो आप इस 2 को देख नहीं सकते, इसका अपन ने संकेत बना रखा है कि हाँ ये 2 है। तो क्या है, ये अमूर्त है। गणित की प्रकृति अमूर्त है। गणित अमूर्त का मतलब गणित की प्रकृति अमूर्त है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करके व्याख्या की जाती है। अमूर्त रूप यानी 2 बोला तो वो भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे मैं बोलूँ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने ये बना दिया तो ये मूर्त रूप इसको प्रदान कर दिया। तो क्या है, इसमें अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करने की व्याख्या की जाती है। और गणित परिणामों की निश्चितता होती है। गणित में परिणाम निश्चित होते हैं कि यदि 3 में 2 जोड़ने से 5 आता है तो 5 ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता, क्योंकि आंशिक रूप से सत्य का भी कोई स्थान गणित में नहीं होता। गणित की स्वयं की भाषा होती है जिसमें क्या होता है, संक्षिप्तता होती है। जैसे ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD पर क्या है, लंब है, और ये लिख दिया कोण BCD, तो इसका मतलब हमें पता है कि कोण C है। ये ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC को डिनोट कर रहा है।
और ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हमें पता है कि x की वैल्यू या तो 5 से छोटी है या फिर x की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी गणित की खुद की भी लैंग्वेज होती है। गणित द्वारा वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं में तुलना करने, तथ्यों में संबंध स्थापित करने तथा सामान्यीकरण का गुण विकसित किया जाता है। गणित विषय में तर्क शक्ति के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखना कि गणित में किसका विकास होता है, तर्क शक्ति का, और साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है कि गणित का ढांचा व बनावट अन्य विषयों की तुलना में अधिक मजबूत है, यानी गणित के बिना कोई भी विषयपन नहीं समझ सकते। सारे विषयों में गणित का यूज होता है, जिसके कारण गणित का ज्ञान अन्य विषयों से अधिक स्थायी है। यानी गणित को एक बार आप सवाल को कर लो तो उसके बाद में कभी उसको नहीं भूलोगे। तो ये गणित का ज्ञान क्या स्थायी होता है। गणित अन्य भाषाओं सभी विषयों का आलंबन है। इसकी प्रकृति व संगठन की गणित आधारशिला है, यानी सारे विषयों का आलंबन है और सारे विषयों की प्रगति और संगठन की क्या है, गणित आधारशिला है। गणित अन्य विषयों की तुलना में कठिन है, परंतु अभ्यास के साथ क्या होती जाती है, सरल होती जाती है। तो गणित की प्रकृति कैसी है, कठिन है, लेकिन अभ्यास करोगे, जैसे जैसे अभ्यास करोगे गणित हमें सरल लगने लगेगा। और एक खास बात है कि गणित क्या है, रुचिकर है। इसको आप कभी भी गलत मत कर देना। ऑप्शन में पूछा जाता है पूरी लाइन दे के, तो उसमें लिख दिया जाता है गणित रुचिकर है, एक में गणित अरुचिकर है। तो अरुचिकर नहीं है, गणित क्या है, रुचिकर है। फिर देखिए गणित का महत्व। गणित का महत्व में सबसे पहला है बौद्धिक महत्व। बौद्धिक महत्व में देखिए गणित मस्तिष्क को क्रियाशील बनाती है, यानी बुद्धि को क्रियाशील करती है, मस्तिष्क को क्रियाशील करती है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस है इसमें बौद्धिकता से संबंधित है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल प्रदान करता है। और ये दी है प्लेटो साहब ने। अब देखिए प्लेटो साहब ने डेफिनेशन दी है, इसको कैसे याद रखें। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि सुषुप्त आत्मा यानी समझ लो सोई हुई आत्मा, सोई हुई आत्मा है, लेकिन प्लेट दिखते ही जाग जाती है। प्लेट दिखते ही जागृति उत्पन्न हो जाती है उसमें। तो सुषुप्त आत्मा यदि जाग जाती है तो कैसे जागती है, प्लेट दिखने पे। तो ये इसको आप ऐसे जो है वो रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जिसमें सुषुप्त आत्मा जागृत होती है, किसके कारण होती है, हमेशा प्लेट के कारण होती है। अगली डेफिनेशन है कि गणित मस्तिष्क को तीव्र और तीक्ष्ण बनाने में उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण बनाने के लिए पत्थर। अब ये देखिए इस डेफिनेशन को क्या है, कह रहा है कि मस्तिष्क को तीव्र और तीक्ष्ण बनाने का कार्य करती है, यानी हमेशा ये कहता है ना कि क्रियाशील रखती है, तो अपने आप ही तीक्ष्ण हो जाएगा। तो ये दी है हॉब्स ने। अब हॉब्स को कैसे याद रखोगे, हॉब्स को ऐसे याद रखो कि एक औजार होता है, उसको तीक्ष्ण बनाने के लिए जो पत्थर होता है, वो औजार को तीक्ष्ण करने के काम कौन करता है, उसको बोलते हैं हब्सी। क्या बोलते हैं, हब्सी। तो हब्सी से याद रखिएगा हॉब्स। नेक्स्ट है अपना अनुशासनात्मक मूल्य। अनुशासनात्मक मूल्य, इसमें देखिए यथार्थ, वास्तविकता और शुद्ध ज्ञान देने से बच्चों में अनुशासन का विकास होता है। गंभीरता, विवेक, चिंतनशीलता के द्वारा उत्पन्न होती है। गणित के द्वारा ही उत्पन्न होती है क्या, गंभीरता, विवेक और चिंतनशीलता, जिससे बच्चों के मन में अनुशासन पैदा होता है। यानी गणित के द्वारा बच्चों में अनुशासन भी पैदा होता है। और इसका आर्थिक महत्व है जो कि रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया है
कि मनुष्य जीवन के में गतिविधियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मनुष्य जीवन में गतिविधियों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब ये कौन से मूल्य को डिनोट कर रहा है? तो आर्थिक मूल्य और 3 ऑप्शन में और थे, तो कौन सा है? ये आर्थिक मूल्य है। देखिए एक डेफिनेशन है, ये नैतिक मूल्य को ही डिनोट करती है। और ये डेफिनेशन जो है वो आधी यहाँ मतलब ये 2 डेफिनेशन है, कई बार इन दोनों को मिला के भी पूछ लिया जाता है, दोनों ही डटन साहब की है। तो इसमें क्या कहा गया है कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा बोलने की शक्ति प्रदान करती है। और यहाँ पे डटन साहब ने कहा कि छल, कपट, धोखा, बाह्य आडंबर, व्यर्थ गप्पें आदि का गणित में कोई स्थान नहीं है। ये दोनों ही डेफिनेशन किसने दी है? डटन साहब ने दी है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? और ये नैतिक मूल्य को डिनोट कर रही है। तो देखिए ये कह रहा है यथार्थ कथन और बोलने की शक्ति प्रदान कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है छल, कपट, धोखा, बाह्य आडंबर, व्यर्थ गप्पें उनका कोई स्थान नहीं है। यानी सत्य पर डटे रहो, छल कपट इनको छोड़ो, इनको नहीं आने देना है गणित में। तो डटे रहो, किस पे डटे रहो? यथार्थ पर, यथार्थ यानी सत्य पर डटे रहो, और छल कपट धोखा इनको मत आने दो गणित में। तो ये डटे रहो यानी डटन। देखिए गणित के द्वारा चारित्रिक एवं नैतिक मूल्य विकास होता है, क्योंकि गणित के माध्यम से यथार्थता, ईमानदारी आदि गुणों का विकास होता है। इसके बाद में देखिए सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य में नेपोलियन जो बोनापार्ट है ये क्या कहते हैं कि गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अब इस डेफिनेशन को कैसे याद रखेंगे कि देश की बात कर रहे हैं, उन्नति और वृद्धि की, तो देश में उन्नति और वृद्धि से आप याद रख सकते हो। नेपोलियन जो कि सेना में थे, तो ये तो सेना में थे, तो फौज में थे, तो ये तो ऐसी बात करेंगे ना कि देश में वृद्धि और उन्नति की ही बातें करेंगे। फिर है सांस्कृतिक मूल्य, कि समाज की बहुत सारी गतिविधियां सांस्कृतिक के अंतर्गत आती है, जिसमें रहन सहन, खान पान, कला, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि सभी सांस्कृतिक शब्द में समाहित होती है। और इसमें एक सांस्कृतिक महत्व में डेफिनेशन है हॉगबेन साहब की। इन्होंने कहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और ये H टेट लेवल 2 में पूछी जा चुकी है। तो हॉगबेन ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? सभ्यता और संस्कृति, गणित की सभ्यता और संस्कृति को बैन नहीं करना है, गणित की सभ्यता और संस्कृति को बैन नहीं करना है। तो ये आप याद रखोगे, हॉगबेन की है। फिर है सौंदर्यात्मक महत्व। इसमें गणित क्या है कि गणित गीत है, संगीत है, आनंद प्राप्ति का साधन है। अब इसमें भी आपसे सीधा पूछ ले कि गणित निम्न में से है, गीत, संगीत, आनंद प्राप्ति का साधन, तो सारे सब कुछ है गणित की। चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, स्थापत्य कला भी है आदि गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इससे संबंधित एक डेफिनेशन दी है कि संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। और ये डेफिनेशन दी है लाइबिनिटीज ने। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखिए संगीत की बात हो रही है, और संगीत के स्वर कैसे निकलते हैं? ला 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 लाइबिनिटीज, ऐसे याद रखिए। संगीत है तो ला ला लाइबिनिटीज, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक महत्व। इसमें देखिए गणित शिक्षण के द्वारा बालकों में जिज्ञासा और रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करती है। इस करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा गणित का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए उपयोगिता मूलक।
उपयोगितामूलक में व्यवहारिक जीवन में अन्य विषयों की तुलना में गणित अधिक उपयोगी है। और एक डेफिनेशन है कि गणित सभी विषयों यानी विज्ञानों की सिंह द्वार और कुंजी है। सिंह द्वार और कुंजी है, और ये दी है रॉजर बेंकन ने। तो बैंक की कुंजी हमेशा अपने पास रखो। बैंक की कुंजी किसके पास रखनी है? अपने पास रखनी है, स्पेशली गणित वाली बैंक की। तो देखिए, इसको आप ऐसे लर्न रखेंगे कि कुंजी की बात आती है वहाँ पे किसके? बैंक की बात आएगी। तो कुंजी, बैंक की कुंजी अपने पास रखो। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें तर्कपूर्ण चिंतन, यथार्थता, परिणामों की निश्चितता वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। इन बातों को आप एज इट इज ध्यान रखेंगे कि तर्कपूर्ण चिंतन, यथार्थता और परिणामों की निश्चितता वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये पैदा करती है कौन? गणित। जीविकोपार्जन मूल्य या महत्व। इसमें यंग जो महोदय हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है कि यदि गणित का आधार स्तंभ हटा दिया जाए, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ कौन है? गणित, और उसी को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। और दूसरी डेफिनेशन है कि गणित रीढ़ की हड्डी की तरह है। गणित रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो ये यंग जो महोदय उन्होंने दी है, इसको कैसे याद रखेंगे कि आधार स्तंभ, अपने देश का आधार स्तंभ कौन है? जो यंग है, जो जवान है, वही तो है। और वही क्या है? अपने देश की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है। तो यंग मैन जो है यानी जवान जो है वो क्या बात करते हैं? आधार स्तंभ की और रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी कौन है? यंग है। अपना आधार कौन है? यंग है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। गणित के क्षेत्र में प्रगति जाति, धर्म, वर्ग से अलग हटकर हुई है। यानी गणित के क्षेत्र में प्रगति है वो जाति, धर्म, वर्ग से कोई रिलेशन नहीं रखती। इसका प्रत्येक कार्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और महत्व रखता है। अब देखिए, गणित में सह संबंध देखते हैं। इसमें सबसे पहला है एकिक सहसंबंध। एकिक सहसंबंध क्या होता है? गणित की एक ही शाखा में विभिन्न प्रकरणों में संबंध, जैसे एकिक नियम का प्रयोग अनुपात समानुपात में करना, गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग लाभ हानि में करना। तो ये क्या है कि एकिक नियम है कि एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों का उपयोग आपस में करना, तो वो एकिक सहसंबंध हो गया। दूसरा है पारस्परिक सहसंबंध। पारस्परिक में क्या होता है कि गणित की एक शाखा का दूसरी शाखा के साथ संबंध स्थापित करना। कैसे? जैसे रेखा गणित का प्रयोग किसमें? अंक गणित में करना। जटिल गणनाओं के लघुगणक यानी लॉग का प्रयोग करना, जटिल गणनाओं को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि दो चरों में पाए जाने वाले सहसंबंध का पता चलता है। दो चरों में पाए जाने वाले संबंध का पता चलता है, और ये फर्ग्यूसन ने दी है, और ये एचटेट लेवल 2 में पूछी जा चुकी है। फिर नेक्स्ट देखिए, गुण समन्वयक सहसंबंध। गणित का प्रयोग अन्य विषयों में करना। पहला था एकिक, जिसमें एक ही जो शाखा है उसके दो टॉपिक जो है वो रिलेट करके पढ़ाने, दूसरे का यूज़ करना है। दूसरा पारस्परिक, जिसमें क्या है कि अलग अलग शाखाएं हैं लेकिन गणित की ही है, उनमें संबंध है। तीसरा है कि गणित का प्रयोग अन्य विषय में करना, वो है गुण समन्वयक सहसंबंध। जैसे गणित का प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना, गणित का प्रयोग इकोनॉमिक्स में करना। फिर देखिए कुछ डेफिनेशंस है, इनको भी देख लेते हैं कि गणित का प्रयोग वहाँ तक ही सार्थक है जहाँ तक गणित का प्रयोग हुआ है, और ये दी है कांट महोदय ने। अब कांट महोदय की एक और डेफिनेशन है कि विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। दोनों देखिए सेम सी है। ये कहता है कि विज्ञान का प्रयोग वहाँ तक ही सार्थक है जहाँ तक गणित का प्रयोग करता है, और एक में कहता है उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक गणित का प्रयोग करता है। तो देखिए मारवाड़ी में अपन कहते हैं ना कि वहाँ तक ही सत्य है या सार्थक है, तो आगा के कांटा गड्ढे
आगे के कांटागढ़ है, तो इसे आप याद रखिए कांट। कौन है? कांट, यानी उस सीमा तक ही यूज इसको सार्थक है, सत्य है, आगे नहीं। तो ये किसने दिए? कांट महोदय ने। नेक्स्ट है कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनको पी लिया जाता है। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्ष को पी लिया जाता है यानी पियर्स। फिर नेक्स्ट है गणित की जिस शाखा का आरंभ गणित के माध्यम से नहीं किया जाता वह बुनियादी तौर पर क्या है? दोषपूर्ण है। तो दोष करना यानी कमेंट, जो दोषपूर्ण जो है वो कमेंट करते हैं, जो क्या कह रहा है कि जिस शाखा का आरंभ गणित के माध्यम से नहीं हुआ वह बुनियादी तौर पर क्या है? दोषपूर्ण है। और ये ऐसे कमेंट करते ही रहते हैं, दोषपूर्ण वाले कमेंट बहुत आते हैं। तो ये क्या है? कॉमेट महोदय, ऐसे इसको याद रखना है। फिर है गणित विज्ञान की परी है, ये किसने दी थी? गाउस ने। देखिए गाउस जो गणितज्ञ हुए थे इन्होंने शादी नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि मेरे लिए जो गणित है वह क्या है? परी है। वही क्या है? गणित ही विज्ञान की परी है। और इनको परी कहने पर इनको क्या कह दिया गया? गणित का राजकुमार। तो ये राजकुमार है और ये गणित ही इनकी रानी है। तो इन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। फिर है एक रिचर्ड कॉरेंट एंड हर्बर्ट रॉबिन्स, इन्होंने क्या कहा? गणित मानव का मन है। और नेक्स्ट है जिसे ज्यामिति का ज्ञान नहीं हो वो मेरे विद्यालय में नहीं आ सकते, ये किसने कहा था? प्लेटो साहब ने। अब देखिए प्लेटो साहब ने क्या किया था कि प्लेट लगाई थी आगे, इन्होंने महाविद्यालय खोला था और ये ज्यामिति के जो ज्ञान है उसको ज़्यादा महत्व देते थे। तो इन्होंने विद्यालय के बाहर एक प्लेट लगा दी थी कि जो इसको ज्यामिति का ज्ञान नहीं वो मेरे विद्यालय में नहीं आ सकते। ये क्या लगाई थी? प्लेट लगाई थी। तो प्लेट लगाई थी यानी प्लेटो ने लगाई थी। तो आगे का जो नेक्स्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई थिंक हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आगे का वीडियो जो है वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे, बाकी का पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।